नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और पेपर फर्स्ट का है। डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स जो पेपर है आपका, उसका ये टॉपिक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कैसे बना। विथ टाइम सीड हैबिट, हैबिट यानी सीड बनाने की जो आदत है वो पौधों के अंदर कैसे विकसित हुई, तो इसके बारे में ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ किंगडम प्लांटी में ये बताया गया था कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा, वो अपनी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ही हैं। जिससे क्या होता है कि जो धरती पे उनको विथस्टैंड करने की जो भी हर्श कंडीशंस है, जो भी जैसे भी तेज़ गर्मी हो गई, कुछ भी बारिश वगैरह होगी, उसके अंदर सीड है वो प्रोटेक्ट करके रखता है एम्ब्रियो को, और जिसके कारण से वो बाद में भी उग सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स सीड बनाते हैं ताकि वो बाद में उग सके। सीड बनाने वाले प्लांट्स को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, जिनका पुराना नाम फिनेरोगैम्स है। और स्पर्मेटोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और क्रिप्टोगैम्स में कौन से आते हैं? ये थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। अभी हम लोग सीड हैबिट के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोफाइटा के बारे में बात करेंगे। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब जो सीड का है इवोल्यूशन वो 390 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। जिसके कारण जो रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस आए थे प्लांट्स के अंदर। और फर्स्ट कंप्लीट जो सीड है वो 365 मिलियन ईयर एगो पहले देखा गया था, ड्यूरिंग लेट डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड के खत्म होने के समय देखा गया था। तो सीड क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल जब फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म मिलके जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहलाता है और वो फिर सीड में कन्वर्ट होता है। तो इधर आप देखेंगे ये टमाटो है, टमाटो में आपको बाहर जो फ्रूट है, फ्रूट कोट है, वो ओवरी थी। ओवरी ने फ्रूट बनाया है और अंदर की तरफ आपको ये म्यूसिलेज के साथ जो सीड दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में ओव्यूल्स है। इसी तरीके से ये भिंडी में भी आप देख पा रहे होंगे कि बाहर फ्रूट है और जो कि ओवरी था, और अंदर की तरफ जो ओव्यूल्स हैं वो आगे सीड बनाएंगे। उसके बाद में जो मेजर 4 स्टेजेस होती हैं सीड इवोल्यूशन हैबिट की, वो है सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी का डेवलपमेंट। सेकंड है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। थर्ड इंट्यूबमेंट का फॉर्मेशन। और फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो हमें मेन इन 4 जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर फोकस करना है, इनको समझना है। और भी कुछ छोटे छोटे बीच में इवोल्यूशंस और पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मेगास्पोरेंजियम जैसे बात की जाए, डेवलपमेंट ऑफ हिट्रोस्पोरी की अगर बात की जाए, उससे पहले हाँ, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है कि लार्ज स्पोर को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर मेगास्पोर होता है, वो फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, फिर एग। तो ये ड्राइंग से आप क्लियरली समझ पाएंगे कि एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो इंट्यूगमेंट कहलाती है, उसके अंदर है मेगास्पोरेंजियम। फिर मेगास्पोर आता है, फिर फीमेल गैमेटोफाइट आता है, और सबसे अंदर आता है एग। तो ये एक ओव्यूल है। पूरा इंट्यूगमेंट के साथ जब मेगास्पोरेंजियम होता है तो वो कहलाता है ओव्यूल। अब जो सबसे फर्स्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी के इवोल्यूशन से ही सीड हैबिट का भी इवोल्यूशन हुआ था। जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट थे वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के स्पोरेंजियम बनाते थे, जिनको होमोस्पोरेंजियम, इसलिए उनको होमोस्पोरस कहते थे। या तो वो मेगास्पोरेंजियम होता था या फिर वो माइक्रोस्पोरेंजियम होता था। तो अब जो टेरिडोफाइट्स तक थे वो सारे होमोस्पोरस थे, और टेरिडोफाइट्स के बाद में हिट्रोस्पोरस बनना हुआ। टेरिडोफाइट्स में भी 8 जीनस थी जो हिट्रोस्पोरस ये हैबिट है वो शो करती थी, यानी कि ये सीड हैबिट। प्रॉपर सीड का फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं होता था,
ये सिर्फ सीड हैबिट दिखाती थी, यानी कि हिट्रोस्पोरी बताती थी। इसमें कौन-कौन से थे? आइसो आइसोइटिस था, सिलेजिनिला था, मार्सिलिया था, साल्विनिया, एज़ोला। इसमें साल्विनिया और एज़ोला है, ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है। अब हमने बात की कि ये हिट्रोस्पोरी क्या होता है। 2 तरह के जैसे स्पोर्स को किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। यहाँ पे जैसे आपने देखा ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, वैसे इनको कहते हैं स्पोरेंजियम। तो 2 तरह के स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, या तो मेगा स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम में थोड़े साइज में बड़े मेगा स्पोर्स होते हैं, और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर छोटी साइज के स्पोर्स होते हैं। जो छोटे साइज वाले स्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिनसे आगे स्पर्म बनता है, और जो ये बड़ी साइज वाले होते हैं ये फीमेल बनाते हैं। तो होमोस्पोरस मीन्स दोनों साथ में एक ही स्पोरेंजियम के अंदर दोनों पाए जा रहे हैं, छोटे स्पोर्स बड़े स्पोर्स। तो ये होमोस्पोरस कंडीशन हो गई। बट इवोल्यूशन सीड बनाने के लिए हिट्रोस्पोरस कंडीशन की जरूरत थी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों दोनों ये यहाँ पे इस आप फोटो में देख रहे होगी, जो एंसेस्टर्स जो पुराने अपने प्लांट्स थे उसके अंदर स्पोरेंजियम, ये बाहर वाला स्पोरेंजियम है, अंदर स्पोर्स है। एक इसमें होमोस्पोरस कंडीशन है, जिसके अंदर सारे एक जैसे स्पोर्स थे। उसके बाद में फिर हेट्रोस्पोरस कंडीशन क्या है? छोटे और बड़े स्पोर्स अलग अलग स्पोरेंजियम के अंदर बनने शुरू हो गए। माइक्रोस्पोर्स अलग में बन रहे हैं, मेगास्पोर्स अलग में बन रहे हैं। जो मेगास्पोर्स है वो अम, क्या बना रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स क्या बना रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट। आगे का फिर क्या है कि जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स में क्या होता था कि ये जो स्पोरेंजियम है ये टूट जाता था, और इसके अंदर से स्पोर्स रिलीज होते थे और इन्वायरमेंट में जाके लैंड के ऊपर रह के जर्मिनेट करके फिर प्लांट बनाते थे। बट थ्रू आउट इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे ये जो मेगा स्पोर्स हैं वो सारे डीजनरेट होकर सिर्फ एक ही रहता था उस मेगा स्पोरेंजियम में, और फिर आगे फिर प्रॉपर ओव्यूल बनता था। तो ये अपन को यहाँ तक किस नहीं समझना। अभी हाल फिलहाल होमोस्पोरस क्या होता है, हेट्रोस्पोरस क्या होता है, ये आपने देखा कि होमोस्पोरस में सिर्फ एक ही तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोर में एक ही प्लांट के ऊपर 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यस, ये आपने देख लिया। अब उसके बाद में सेकंड क्या है कि रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम। अब पहले क्या प्रिमिटिव प्लांट्स में क्या होता था, जैसे आप ए पॉइंट में देख पा रहे हैं कि प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर ये बाहर जो मैंने बनाया हुआ सर्कल ये मेगास्पोरेंजियम है, और ये अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं ये मेगास्पोर्स है। तो जैसे ही मेगास्पोर्स बनते थे इमिडिएटली वो डिस्पर्स कर जाते थे, यानी कि ब्रस्ट हो जाते थे ये मेगास्पोरेंजियम, और वो बाहर रिलीज हो जाते थे मेगास्पोर्स। फटाफट जैसी बने वैसी रिलीज हो गए। तो इसके कारण क्या हुआ, अब वो एकदम प्रीमेच्योर छोटा बच्चा है, उसको एकदम ही आप बाहर निकाल दोगे तो वो नहीं चल पाएगा, अपने आप सरवाइव नहीं, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो बहुत कम चांसेस होते थे उसके सरवाइव कर पाने के। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सिलेजिनेला जो कि एक टेरिडोफाइट है उसके अंदर उसने सबसे पहले ये सीड इवोल्यूशन की सीड हैबिट दिखी, जिसमें क्या हुआ कि मेगास्पोरेंजियम में बनने के बाद काफी टाइम तक उसमें रुकते थे, स्टे करते थे, हल्का उनका और डेवलपमेंट होता था, उसके बाद में वो रिलीज होते थे। तो ये सबसे पहले सिलेजिनेला में दिखा। और अब एडवांस ग्रुप में क्या होता है कि मेगास्पोर उसी के अंदर रहते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, अब वो रिलीज नहीं होते हैं। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर या इंट्यूगमेंट फॉर्मेशन, अभी तक हमने देखा कि मेगास्पोरेंजियम तक बना हुआ था, जबकि हमने ओव्यूल के अंदर क्या पढ़ा है, ऊपर इंट्यूगमेंट भी पढ़ा है। तो इंट्यूगमेंट बाद में बना है, पहले सिर्फ मेगास्पोरेंजियम तक ही था। अब ये इंट्यूगमेंट कैसे बना है ये हम पढ़ते हैं। इंट्यूगमेंट जैसे ये एक आप स्पोरोफाइट देख रहे हो, इंट्यूगमेंट होता क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है अराउंड मेगास्पोरेंजियम विच वरी इन नंबर। जो मतलब ये जो लेयर है, एक लेयर भी हो सकती है, 2 लेयर भी हो सकती है, 3 लेयर भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर है इंट्यूगमेंट जो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर पाई जाती है। तो ये आप देख रहे हो कि एक स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर पहले प्रिमिटिव स्पोरोफाइट में क्या होता था,
कि ये मेगास्पोरेंजियम ऐसे ही लगा हुआ है। फिर विथ टाइम क्या हुआ, इसके ऊपर या तो देखो प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप हो गई, वो जैसे पत्तियां हैं उसने उसको घेर लिया, या कोई भी जैसे इसके ऊपर ही कोई क्राउन टाइप का था, वो पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई। उस कवरिंग ने फिर उसको टाइटली मेगास्पोरेंजियम को और टाइटली कवर कर लिया, और फिर बाद में आप लास्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि वो इंट्यूगमेंट बना दिया उसने मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। तो जब मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ये इंट्यूगमेंट बना तो ये ओव्यूल कहलाया। अब ये ओव्यूल बन चुका है। अब फोर्थ सीड हैबिटेट का इवोल्यूशन में क्या और था कि रिडक्शन ऑफ सिंगल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। क्या होता है जनरली कि एक जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर बहुत सारे मेगास्पोर्स बनते हैं। जैसे एक मेगास्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनाएगी। तो हम इन जनरल भी अगर देखते हैं कि एक पेरेंट है, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनका ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। अगर एक बच्चा है तो उसका ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो सेम ही यही प्लांट्स के केस में भी यही है कंडीशन। तो इसमें भी जैसे बहुत सारे जब मेगास्पोर्स बनते हैं तो सारे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, उनमें आपस में कंपटीशन होता है स्पेस के लिए, फूड के लिए। तो इस कारण से क्या हुआ, थ्रू आउट इवोल्यूशन क्या हुआ कि सिर्फ एक मेगास्पोर जो कि हेल्दी मेगास्पोर था, वो कन्वर्ट होता है गैमेटोफाइट में, और जो बाकी वाले जो मेगास्पोर्स थे वो अबॉर्ट कर जाते हैं या मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक मेगास्पोर था, जो हेल्दी मेगास्पोर था, वो फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज होके और एग बनाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट प्लस एग क्या होता है, एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का भी डेवलपमेंट सीड हैबिट में होता है। फिर नेक्स्ट है अपना पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम था, आप नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, प्रिमिटिव में क्या था, इस टाइप का शेप था। जैसे प्रिमिटिव प्लांट्स थे उसमें मेगास्पोरेंजियम का जो शेप इस टाइप का था कि अगर उसके ऊपर पोलन ग्रेन आके ठहरे तो वो टिक नहीं पाता था, वो फिसल जाता था। फिर थ्रू टाइम क्या हुआ, जो एडवांस प्लांट हुए उसके अंदर जो मेगास्पोरेंजियम था, जिसके ऊपर बाद में इंट्यूगमेंट भी बन गया, उसमें क्या हुआ, एक डिस्टल कैविटी, एक प्याली नुमा कैविटी बन गई, जिसके कारण पोलन ग्रेन उसके ऊपर आराम से ठहर सकता था, फिसलेगा नहीं अब। तो वो ये भी मॉडिफिकेशन जो डिस्टल एंड का हुआ, ये भी थ्रू आउट इवोल्यूशन हुआ, और ये भी सीड हैबिट का एक पार्ट है। तो इस जो डिस्टल कैविटी, ये जो प्याला नुमा कैविटी बनी है, इसको माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जब पोलन ठहरता है तो वो पोलन ट्यूब बनाता है, और फिर आगे एग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये अब आप जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है उसमें प्रॉपर देख सकते हैं कि किस टाइप से एक खांचा जैसा ये बन गया है, इंट्यूगमेंट, फिर मेगास्पोरेंजियम, फिर फीमेल गेमेटोफाइट, फिर एग। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या है, इंट्यूगमेंट भी है, फिर मेगास्पोरेंजियम भी है, फीमेल गेमेटोफाइट और एग मिलके एम्ब्रियो सैक भी बनाते हैं। उसके बाद में अब जो लास्ट है, जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है इवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का इवोल्यूशन, जैसे लोअर प्लांट्स के अंदर क्या था कि जो स्पर्म्स थे वो फ्लैजिला होता था उनके ऊपर, उनको पानी की जरूरत होती थी फर्टिलाइजेशन के लिए। वो मोटाइल स्पर्म होते थे, फ्लैजिला होते थे, इस कारण से वो तैर पाते थे, और उनको उनको पानी की जरूरत होती थी फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए, तब फर्टिलाइजेशन हो पाता था। धीरे धीरे विद इवोल्यूशन जो लैंड प्लांट्स आए, उनके अंदर क्या हुआ कि जो मेगास्पोर्स था, वो बहुत जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बहुत एग था, वो बहुत डीपली इंसर्टेड था, बहुत अंदर था। तो अब चाह के भी अगर कितना भी स्पर्म मोटाइल भी हो तो भी वो उस तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि पहले तो पेरीफेरी एकदम ऊपर ही प्रेजेंट होता था एग, तो आराम से फर्टिलाइजेशन होता था। बट अब लैंड प्लांट्स में बहुत अंदर धस चुका था। तो अब क्या है, जो पोलन है उसको उड़ने के, उसको वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत अपने आप को मजबूत बना के रखना होगा, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन वगैरह है उससे भी अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये था। और दूसरा, उस तक पहुंचने के लिए कोई सोर्स भी चाहिए होगा, उसको कैसे न कैसे कनेक्शन की भी जरूरत थी।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पुराना वाला मेगास्पोरेंजियम था, सिंगल एक लेयर है, उसके अंदर ये स्पर्म्स थे जो कि मोटाइल थे प्रिमिटिव में। और फिर एडवांस में क्या हुआ, जिसको हम लोग हाँ ज़ूडोगामी कहते हैं, जब जो ये स्पोर्स हैं वो पानी के थ्रू तैर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये ज़ूडोगामी है। अब साइफिनोगामी क्या होता है कि जब स्पोर्स होते हैं वो पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं और थ्रू पोलन ट्यूब वो एग का फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब वो साइफिनोगामी कहलाता है। तो ये एडवांस में है कि जो पोलन ग्रेन बना हुआ है, पोलन ग्रेन यानी कि ये हर्स कंडीशन को, यानी कि जो भी बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं, हीट हो गया या फिर कुछ भी ज्यादा बारिश हो गई, उसको सहन करने के लिए पोलन ग्रेन बहुत हार्ड कोटिंग है, तो इसके अंदर स्पर्म्स जिंदा रहेंगे, बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो लास्ट वाला डायग्राम है उसमें देख पा रहे हैं कि माइक्रोस्पोर है, फिर माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट है और फिर स्पर्म है, तो इधर इसको कितनी प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो ये यहाँ पे ज्यादा सेफ है। तो ये एडवांस में हुआ। अब क्या है कि ये पोलन ट्यूब, ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के ऊपर कैसे लैंड करता है, फिर उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होके, और लास्ट में फिर आप देखेंगे कि ये एंजियोस्पर्म का है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला। और जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये किस टाइप से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और किस टाइप से लास्ट में जाइगोट बन रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो पोलन ट्यूब क्या है, ये कैरी करता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक, और लास्ट में क्या, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेल एग है, एग से जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उसको तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर प्रॉपर सीड बनेगा। तो यहाँ पे आपने ये आप जो डायग्राम है, लास्ट डायग्राम को आप देखेंगे कि अब जो ये फर्टिलाइज माइक्रोस्पोरेंजियम है वो बाद में सीड बनता है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म ने एग को किया फर्टिलाइज, वैसे ये इसको कहेंगे फर्टिलाइज मेगास्पोरेंजियम, तो वो सीड बन गया, और ऊपर वाला जो इंट्यूगमेंट वाला पार्ट था वो सीड कोट कहलाएगा। तो अब ये सीड हैबिट क्यों डेवलप की प्लांट्स ने, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी मेन इम्पोर्टेंस ये है कि वो जो एम्ब्रियो है, जो लास्ट में, जो फाइनली जब हम उस बीज को पानी वगैरह देते हैं तो उसमें से जो पौधा निकलता है वो किससे निकलता है, वो एम्ब्रियो से निकलता है। तो एम्ब्रियो ही बेसिस एक तरह से देखा जाए तो नींव बनाता है जो अगली जनरेशन का पौधा है उसके लिए। तो ये मोर प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है, जो सीड है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सेकंड कि जो अपने लैंड के ऊपर जो प्लांट्स है उसको कॉलोनाइज, मतलब उनके ऊपर, जैसे लैंड के ऊपर भी कितनी गर्मी वगैरह, कुछ भी बारिश वगैरह, उसके अंदर लैंड के ऊपर प्रॉपर, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन प्लांट्स की उगती रहे, उसके लिए भी सीड जरूरी है। तो ये अपना पूरा इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के बारे में था।